आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ओके, आगे देखते यस हैं। मैम। With the help of chapter 1, write other characteristic फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है आपको? उसमें आपने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा है, तो उनके कैरेक्टर्स को आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा गो ऑन इन द सेल्स। जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल फंक्शन इन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू कैरी आउट दिस प्रोसेस प्रॉपरली। और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फंक्शन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे जो लाइफ प्रोसेस है वो इजिली हो सके। इट इज जस्ट as small parts of our body function in coordinate to carry out this process in our body. इस तरह से जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के जितने भी फंक्शन में जो भी पार्ट्स काम करते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। द सेल हैव बीन कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म्स। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? लाइफ का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। हमने ये चैप्टर ही स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ आया कि सेल को लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद देखते हैं सेल थ्योरी। कोई रीड करेगा? मैम आई कैन रीड। ओके, रीड इट। People believed for a long time that life originated spontaneous from air, water, and soil. It is only a couple of centuries back, after a long period of research, that we came to know that this was not so. Only living organism gave rise to other living organism, but what was that unit from which life form and the structure of all organism are made of? Nearly 200 years back, research in search of this unit started. Some scientists who largely contributed toward this were Matthias Jacob Sahnel. मैम ये क्या है? मैथाइस जैकब स्लीडन। स्लीडन है वो, स्लीडन। Sweden, Theodor Swan and स्वान Swan एंड रडोल्फ वर्चो। Theodore Swan was a geologist, while Slede was a botanist. Both had studied cell and found that cells were those units that form the bodies of living organisms. Nearly that decade after this, in year 1853, research which found that cell divide give rise to new cells. Ma'am, paragraph complete. ओके, सेल थ्योरी देखते हैं। People believed for a long time that life originated spontaneously from air, water and soil। मतलब लोग पहले ये विश्वास करते थे, ये मानते थे कि लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेटेड मींस लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? एयर, वाटर और सॉइल से हुई है। इट इज नॉट अ कपल ऑफ सेंचुरी बैक, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसर्च। मतलब पहले तो ये विश्वास किया जाता था, उसमें बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सालों के बाद में ये माना जाने लगा दैट वी केम टू नो दैट दिस वाज नॉट सो। मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म गेव राइज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स
को जन्म देते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। बट व्हाट वाज दैट यूनिट फ्रॉम विच लाइफ फॉर्म्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ। लेकिन इसका यूनिट क्या था, ऐसा तो बोल दिया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं, लेकिन इसका यूनिट क्या था, इसका बेस क्या था कि वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है। नियरली 200 ईयर बैक रिसर्च इन सर्च ऑफ दिस यूनिट स्टार्टेड। उसके बाद में 200 साल के बाद बहुत सारे रिसर्च हुए इस फील्ड में, बहुत सारे सर्च किए गए। सम साइंटिस्ट हु लार्जली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड दिस वर्क मैथाइस जैकब स्लीडन, थियोडोर स्वान एंड रडोल्फ वर्च्यू। मतलब जब इस फील्ड में बहुत सारे रिसर्च किए गए तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो 3 साइंटिस्ट का था। कौन कौन से थे? मैथाइस जैकब स्लीडन, थियोडोर स्वान और रडोल्फ वर्च्यू। थियोडोर स्वान वाज अ जूलॉजिस्ट which while Sladen was a botanist। मतलब थियोडोर स्वान साइंटिस्ट जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञान के बारे में वो उन्होंने स्टडी किया था। और स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, स्टडी किया था। Both had extensively studied cells and found that cells were those units that form the bodies of living organisms। दोनों ने एक साथ मिलकर सेल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है। और सेल के बारे में उन्होंने कुछ चीजें पाई कि सेल जो होता है वो हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से ही मिलकर बनते हैं। नियरली 2 decades आफ्टर दिस इन द ईयर 1855 रडोल्फ वर्च्यू फाउंड दैट सेल डिवाइडेड गिविंग राइज टू न्यू सेल। मतलब 2 दशक के बाद में 1855 में रडोल्फ वर्च्यू ने ये पाया कि सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है। जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो फिर नया सेल बनाता है। These scientists together proposed the cell theory that became a fundamental theory of life science। इन दोनों साइंटिस्ट ने फिर से आपस में मिलकर सेल थ्योरी को दिया, ठीक है, जो लाइफ साइंस के फंडामेंटल थ्योरी को बताता है। द सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी क्या बताता है, ध्यान से सुनिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। हाँ, देयर कम्युनिटीज एंड इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस। और इनकी कम्युनिटीज और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस सब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने अभी ही पढ़ा कि सेल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। थर्ड, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी हमने पढ़ा कि जो सेल होता है वो डिवाइड होकर एक नया सेल बनाता है, ठीक है। It is important to note that it took nearly 200 years from naming the cell to proposing the cell theory। देखिए 200 ईयर के बाद में जब सेल के बारे में खोज की गई तभी उसके नाम को भी प्रपोज किया गया था, उसके नाम के बारे में भी बताया गया था और सेल थ्योरी को बताई गई थी। नाउ व्हाई आर सेल यूजुअली स्मॉल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल होते हैं वो स्मॉल क्यों होते हैं, वो छोटे ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेल इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सेल जो होते हैं वो इतने स्मॉल क्यों होते हैं, उनका रीजन क्या है? कोई रीड कर रहा है? मैम मैं रीड करूं? ओके। We have studied that there is a continuously exchange of materials like nature's gas and extra products between the cell and its surrounding. This happens through the surface of cell. If the exchange मैम कहाँ से रीड कर रहे हैं? occurs across small distance, it will require less energy. It could only be possible if the size of the cell occurs access small distance. It will require less energy. It could
only be possible if the size of the cell be small. Okay, stop. We have studied that there is a continuous exchange of material like nutrients, gases and excretory product between the cell and its surrounding. जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि सेल और उसके आसपास बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन सब का एक्सचेंज होते रहता है सेल और उनके आसपास के एरिया में, ठीक है। दिस हैपेंस थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। ये किसके थ्रू होता है? सेल के सरफेस के थ्रू होता है। सेल के अंदर जो भी आता है, जो भी जाता है, वो किसके थ्रू जाता है? सेल के सरफेस के थ्रू जाता है। If the exchange occur across a smaller distance, it would require less energy. अगर जो exchange हो रहा है वो कम distance में हो रहा है, तब वहां पर हमें कम energy की जरूरत होगी, ठीक। It could only be possible if the size of the cell were small. तो इसलिए जरूरी ये है कि सेल का जो साइज है वो छोटा हो, ठीक। अगर सेल का साइज छोटा होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी कम लगेगी, है ना। तो इसीलिए Yes, सेल का ma'am. साइज छोटा होना जरूरी है। Let us try to understand this with the help of some mathematical calculation. यहाँ पर अब कुछ mathematical calculation बताए गए हैं, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक सिंपल वर्ड में बता दिया है कि अगर सेल का साइज छोटा होगा तो जो भी चीजें उसमें एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है, डिस्टेंस कम होगा तो एक्सचेंज हो रही है तो वो उसमें एनर्जी कम लगेगी, और जितना ज्यादा सेल बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी चीजों के, मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए, है ना। तो इसीलिए सेल का साइज छोटा होने से क्या होता है, सेल को कम एनर्जी की जरूरत होती है मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, लार्जर ma'am. सरफेस एरिया वुड इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट विद रिसोर्सेज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर सेल का साइज बड़ा होगा तो लार्जर सरफेस क्या करता है, अगर सरफेस लार्ज होगा तो जो एरिया होगा जिससे वो कांटेक्ट करता है सेल, वो भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रिसोर्सेज का जो एरिया होगा वो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जिससे सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। एंड देयर बाय ऑल्सो द चांस ऑफ एंट्री ऑफ मोर द रिसोर्सेज इनटू द सेल। All increases in volume of the cell would increase demand of more resources. तो अगर सेल का वॉल्यूम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, रिसोर्सेज का जो डिमांड है वो इतना उतना ही ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा। We have seen that the increase in surface area is less as compared to the volume. हमने क्या देखा कि सेल का जो सरफेस और एरिया होता है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम इंक्रीज होता है। Thus, as a cell size would increase, the demand for intake of resources from the surface would increase. इस तरह से जो सेल का साइज होता है वो रिसोर्सेस, मतलब जो भी चीजें सेल के अंदर आ रही हैं उनको इंक्रीज कर देता है। A lesser surface area would fail to meet up to the demands, और जो कम सरफेस एरिया रहता है वो डिमांड को पूरी करने में फेल हो जाता है। Thus the pace of life process would decrease. इस तरह से लाइफ प्रोसेस जो होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। You have observed some large cell like that of the egg of the hen. आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था बड़े से सेल के बारे में, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो वो किसका होता है, एग ऑफ Ma'am. हैन बताया था ना, मुर्गी का जो अंडा होता है, ठीक है, उसका Yes. जो यॉक होता है, द एरिया विद द यॉक, यॉक के साथ जो एरिया होता है, ठीक, वो कैसा होता है, वो बड़ा सेल होता है। दिस हैव अटेन्ड देयर मैच्योरिटी एंड देयर लाइफ प्रोसेस हैव बिकम वेरी स्लो। इनका जो लाइफ प्रोसेस होता है, उनका जो मैच्योरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब उनका जो ग्रोथ होता है, उनका जो भी लाइफ प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो स्लो होते जाता है। यू मे हैव now understood how in spite of their large cell they remain live. अब आपको समझ आ जाएगा, आ ही रहा होगा कि सेल का साइज बड़ा होने से क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बड़े से सेल का एग्जांपल लिया एग ऑफ हैन का, ठीक है,
तो सेल का साइज बड़ा है, ठीक, सेल का साइज बड़ा होने से उनमें जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है, उनकी जो मैच्योरिटी हो रही है, उसका प्रोसेस बहुत धीरे 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 हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर सेल छोटा होता है तो उसका मैच्योरेशन, उसका लाइफ प्रोसेस क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तो उसको एनर्जी की भी कम जरूरत पड़ती है, इसीलिए सेल का साइज छोटा है। नेक्स्ट टॉपिक, आर सेल्स फ्लैट? क्या जितने भी सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं क्या? ठीक, तो सेल्स अपीयर फ्लैट और टू डायमेंशनल व्हेन वी ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल कैसे दिखाई देते हैं? सेल जो होते हैं फ्लैट दिखाई देते हैं और टू डायमेंशनल में दिखाई देते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल दे माइट बी, सेल आर एक्चुअली थ्री डायमेंशनल। ये मैटर नहीं करता कि सेल कितना छोटा है, ठीक है। अगर सेल जो होता है वो एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल होता है, यहाँ पर टू डायमेंशनल अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो टू डायमेंशनल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। और उसमें क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीजें होती, तो थ्री डायमेंशनल हो गया। We may observe the egg cell of birds or a juicy hair cell of an orange to get an idea of this. हम इसको किससे इसका आइडिया ले सकते हैं? अगर आप एग ऑफ हैन को देखें, उसका सेल देखें, या बर्ड का एग देखें, ठीक है, ये जूसी हेयर सेल अगर आप देखें तो उससे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि जो सेल होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पाया जाता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चैप्टर क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Clear है. ma'am. ओके, तो अभी मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँ, बैक एक्सरसाइज सेंड करूँ, इसको नोट कीजिए। देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कल की क्लास में सेंड करूंगी नोट्स को। ओके, Okay, ma'am. Have a nice day, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, Thank you, ma'am. इसको बुक में ओके, नोट कर वेलकम।